स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी IQ पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़ी हैं असम से विनीता देबरॉय, जिन्होंने APSC इंस्पेक्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एग्जामिनेशन 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है विद रैंक ऑफ 9। बहुत बहुत बधाई विनीता, और ढेर सारी वी आर वेरी ग्लैड दैट यू हैव जॉइन्ड विद अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। एक बार फिर ढेर सारी बधाई एंड स्वागत है आपका। Thank you so much, Divyanshi ji. Thank you so much to the Study IQ team for giving me this opportunity. So I'm Vinita Debroy. So विनीता, जैसे हम बता रहे थे दर्शकों को कि रैंक 9 हासिल की है, जब इतना बड़ा एग्जामिनेशन हो, APSC द्वारा कंडक्ट किया गया हो, तो मेरिट लिस्ट में आना एक बहुत बड़ी बात होती है, बट गेटिंग रैंक 9 टॉप 10 में आना, दिस इज एक्सेप्शनल। हाउ डू यू फील अबाउट इट? वर यू एक्सपेक्टिंग कि रैंक 9 आएगी, यू विल बी इन टॉप 10 अक्रॉस द स्टेट? बहुत अच्छा लग रहा है रिजल्ट मिलने के बाद। मेरा रिटन एग्जाम अच्छा ही गया था, इंटरव्यू भी ठीक ठाक ही था, तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरिट लिस्ट में आऊंगी। टॉप 10 में थोड़ा एक्सपेक्टेशन था, बट लकीली। सो विनीता, हम आपकी स्ट्रैटेजी जानेंगे, कैसे आपने प्रिपरेशन किया, लेकिन पहले थोड़ा सा इस एग्जामिनेशन के बारे में जानने से पहले इस पोस्ट जो है जिसका नाम है इंस्पेक्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसके बारे में बताएं। व्हाट इज इट्स वर्क, क्या काम होता है? ये जो पोस्ट है ये आपका डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर में आता है। इसमें बेसिकली आपको फील्ड सर्वे के लिए जाना पड़ता है, वहाँ से डेटा कलेक्ट करके जो गवर्नमेंट स्कीम्स है हमारा, जैसे कि MP फंड्स, MLA फंड्स रिलेटेड स्कीम्स आते हैं, उसको एनालाइज करके प्लानिंग कमीशन को एक रिपोर्ट करना पड़ता है हम लोग को। तो ऑल आर डेटा रिलेटेड वर्क। क्या खास रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए? क्या स्पेसिफिकली ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, थोड़ा सा बताएं। इस एग्जाम के लिए आपका मिनिमम क्लास क्वालिफिकेशन होता है MSc इन स्टैटिस्टिक्स मैथ्स, और MSc और MA एक्चुअली इन स्टैटिस्टिक्स मैथ्स और इकोनॉमिक्स, जिसमें आपको मिनिमम सेकंड क्लास मिलना होता है। सो विनीता, इस एग्जामिनेशन इस पोस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो तो बता दिया, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। मैंने अपना ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स में किया था। उसके बाद मैंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट नॉर्थ ईस्ट कैंपस से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड एनालिटिक्स किया था। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स किया स्टैटिस्टिक्स में फ्रॉम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। आफ्टर दैट आई जॉइंड अ कॉलेज एज गेस्ट लेक्चरर। वहाँ पे मैं पढ़ा रही थी एंड एट द सेम टाइम मैं अपना PhD भी कर रही हूँ। तो और कम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन मेरा आफ्टर 2017 मेरा स्टार्ट हो चुका था, आफ्टर कंप्लीटिंग माई मास्टर्स। तो बहुत सारा फेलियर्स भी था मेरे लाइफ में, लेकिन आई गेस वो सारा फेलियर्स ही हेल्प किया मुझे आज इस स्टेज तक पहुंचाने के लिए। विनीता, आप जैसे बता रहे थे यू वर्किंग एज ए गेस्ट फैकल्टी, उसके बाद यू ऑलवेज हैड दिस थॉट कि आपको एग्जामिनेशन लिखना है, या इवेंचुअली यू डेवलप द इंटरेस्ट कि ये एक पोटेंशियल करियर हो सकता है जिस बैकग्राउंड से आप आते हो? मेरे फादर जो है वो एक्चुअली सोशल वर्कर है, तो बचपन से ही मैंने अपने पापा को देखा है कि समाज के लिए काम करना, तो वो एक जज्बा मेरे दिल में हमेशा ही था। बट मैं वो पढ़ाई के थ्रू हासिल करना चाहती थी, इसलिए मैंने हमेशा से ही ध्यान दिया कि मैं इस लाइन से मैं कभी नहीं भटकूं। और APSC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मल्टी डायमेंशन में काम करने का आपको एक मौका दिया जाता है। तो जब ये नोटिफिकेशन आया उसके पहले से ही मैं तैयारी कर रही थी UPSC का, जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस है उसके लिए। तो वो प्रेपरेशन मुझे इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्प किया। तो विनीता, जैसे आप बता रहे थे अपने बारे में, और क्या एक्चुअली आपको मोटिवेट किया, थोड़ा सा एग्जामिनेशन के बारे में जानते हैं। कितने स्टेजेस में एग्जामिनेशन होता है, हर एक स्टेज की क्या इंपॉर्टेंस होती है, डिटेल में आपसे जानना चाहेंगे। ये एग्जाम बेसिकली आपका 2 स्टेज में किया जाता है। फर्स्ट स्टेज आपका रिटन होता है, देन सेकंड स्टेज में जो है आपका इंटरव्यू होता है।
फर्स्ट स्टेज आपका 300 मार्क्स का होता है। वहाँ पे 3 पेपर्स आते हैं। फर्स्ट पेपर इज योर जीके, जहाँ पे आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, बेसिक मैथ्स, बेसिक स्टैट्स, ये सब वेटेज दिया जाता है। उसके बाद आपका सेकंड पेपर में इंग्लिश आता है। इंग्लिश में आपका ऐसे राइटिंग होता है, वहाँ पे प्रेसी राइटिंग, फिर ड्राफ्टिंग होता है, वो भी 100 मार्क्स का होता है। और आपका थर्ड पेपर जो है वो ऑप्शनल होता है। जैसे कि मेरा स्टैटिस्टिक्स मेजर था, तो मैंने स्टैटिस्टिक्स ऑप्शनल लिया था। वहाँ पे आपको डिग्री स्टैंडर्ड का क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं। और फर्स्ट पेपर में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है। वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होते हैं, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होता है। वहाँ पे करंट अफेयर्स में ज्यादा वेटेज रहता है, आसाम करंट अफेयर्स में, जो कि गौरव गर्ग का एक सीरीज है, आसाम करंट अफेयर्स बोल के, नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स फॉर नॉर्थ ईस्ट बोल के। वहाँ पे उस सीरीज को मैं रोज देखती थी, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। मैं एक्स्ट्रा से कुछ प्रिपेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं वर्किंग थी, और मैं एक शादीशुदा औरत भी हूँ, तो मुझे घर भी देखना पड़ता है। तो वीडियोस से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिले थे। और मैं हमेशा ऐसे राइटिंग के लिए न्यूज़पेपर एनालिसिस देखती थी, जो कि स्टडी आईक्यू में भी आता है। तो टू द पॉइंट आंसर्स को आपको कैसे प्रेजेंट करना है, उससे हेल्प मिलता था। और इस बार इस एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इट्स प्रोस्पेक्टिव एंड चैलेंजेस, जो कि आपका महिपाल सर ने ऑलरेडी एक वीडियो उसमें देके रखा है। वो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है मेरा एग्जाम में राइटिंग में। और आपका स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड्स के बुक से फॉलो करने चाहिए, जैसे कि ऑपरेशन रिसर्च बाय कांति स्वरूप, देन फंडामेंटल्स ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स बाय गुप्ता कपूर, देन फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। ये तीनों बुक ही मैंने जस्ट फॉलो किए थे। और मैट्रिक्स से भी क्वेश्चंस पूछा जाते हैं, तो मैट्रिक्स के लिए मैंने ए आर वशिष्ठ का बुक फॉलो किया था। तो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड तक देखने से ही आपको क्वेश्चंस वहां से आ जाएंगे अटेम्प्ट करने। सो विनीता, आपसे और समझना चाहूंगी, जैसे आप बता रहे थे कि अलग अलग आप ग्रेजुएशन लेवल से अगर आपने सोच रखा है तो ग्रेजुएशन लेवल की जो बुक्स हैं आपको रेफर करने हैं। बट जब ग्रेजुएशन की बात आती है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें डिफरेंस आ जाता है कि द आस्क ऑफ द एग्जामिनेशन बदल जाती है। तो इस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ाई करें, चाहे वो फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन है या सेकंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन है? ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में जैसे पढ़ाया जाता है, वो इसमें सफिशिएंट हो जाता है। आपको मास्टर्स लेवल तक हायर इन डेप्थ स्टडीज नहीं करनी पड़ती है। जैसे कि ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड्स में कुछ डिराइवेशंस कराए जाते हैं, बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड, वो सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपका इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन, वो सब ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड से ही पूछे जाते हैं। कुछ कुछ चीजें हैं जैसे कि आपको इन डेप्थ में पढ़नी होती है, जैसे कि एस्टिमेशन थ्योरी, उसमें ग्रेजुएशन में इतना ज्यादा एम्फोसिस नहीं दिया जाता है। तो आपको थोड़ा उसमें इन डेप्थ स्टडी करना पड़ता है। मोर और लेस ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड फॉलो करने से ही आई गेस हो जाता है। सो नाउ विनीता, मूविंग अहेड एंड एग्जामिनेशन की जो डिमांड होती है उस हिसाब से आपका रिफ्लेक्शन आता है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन में क्या सेट ऑफ ट्रिक्स और टिप्स आप अपने एक्सपीरियंस से देना चाहेंगी, और सेकेंड स्टेज जहाँ पे थोड़ा सा आपका डिस्क्रिप्टिव होता है उसके लिए? फर्स्ट पेपर जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसमें जीके जीएस होता है, उसके लिए मैंने एपीएससी जो प्रीवियस एग्जाम्स कंडक्ट कराए हुए हैं, जैसे कि रिसर्च असिस्टेंट का एग्जाम होता है एपीएससी का, उसका क्वेश्चंस पेपर। उसके बाद आपका जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का एग्जाम होता है, उसका क्वेश्चन पेपर। फिर आपका एपीएससी का सीसी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर। लास्ट 5 इयर्स का स्टैटिक पोर्शन के लिए मैंने लास्ट 5 इयर्स एपीएससी ने जितना सारा एग्जाम कंडक्ट कराया है मैंने वो सब फॉलो किया। उसके बाद करंट अफेयर्स तो आपको रोज न्यूज़पेपर पढ़ना ही है, जैसे कि असम ट्रिब्यून मैंने फॉलो करती थी। उसमें स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि करंट अफेयर्स रिलेटेड, वहाँ पे बहुत कुछ ऐसे न्यूज़ भी आते हैं जो सब फॉलो करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करती थी, मैं पहले स्टडी आईक्यू चैनल्स में जो सब करंट अफेयर्स दिया रहता था, वो सब देख के मैं फिर रिविजन के लिए फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, तो मुझे एनालिसिस के लिए ज्यादा इजी हो जाता था। डिस्क्रिप्टिव में किन खास बातों का ध्यान रखना है? बिकॉज व्हेनेवर इट कम्स टू डिस्क्रिप्टिव इन एनी एग्जामिनेशन, वो बहुत ही, इट बिकम्स टू पर्सपेक्टिव लेवल। तो आप थोड़ा सा बताएं।
डिस्क्रिप्टिव मैं फर्स्ट इंग्लिश के बारे में बताती हूँ। वहाँ पे जब आप ऐसे लिखेंगे उसमें, सिंस इट इज पोस्ट रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, तो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान होना चाहिए। क्योंकि आप जब आंसर लिख रहे हो, जैसे कि वहाँ पे क्वेश्चन आया था रूरल डेवलपमेंट ऑफ असम, वहां पे आप जब मैंने जब आंसर राइटिंग स्टार्ट की थी, मैंने फिगर के साथ किया था कि हाउ मच परसेंट, 80 ऑलमोस्ट 86% ऑफ असमीज पीपल आर रिसाइडिंग इन विलेजेस। तो ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जब आप स्टार्ट करते हो तो एग्जामिनर्स को एक अच्छा मैसेज जाता है कि आप अवेयर हो करंट इश्यूज को लेके। और जब स्टैटिस्टिक्स का बात है, वहाँ पे आपको जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड एक डेरिवेशन आया था नॉर्मल कर्व के ऊपर, तो मैंने उसमें डायग्राम भी ड्रॉ किया था। तो आप एक स्ट्रेटेजी आपको पहले बनाना है कि मुझे आंसर राइटिंग इतना भी लेंदी नहीं करना है कि उनको देख के थोड़ा बैड इंप्रेशन जाए, लेकिन उसको एक ग्राफिकली आप प्रेजेंट कर सकते हो तो वो आपके लिए भी इजी हो जाता है, कम शब्द में ज्यादा आप बोल पाते हो। विनीता, आप ऑलरेडी वर्किंग थी, आपकी शादी हो चुकी थी और इतना बड़ा एग्जामिनेशन के लिए आप एस्पायर कर रही थी। हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट व्हेन यू हैव एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो it's kind of difficult to manage your time. How did you manage it? How were you able to manage it? अ, शादी के बाद तो सब कुछ बहुत बदल गया था। तो पहले तो आपको बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको डिटरमाइन होना है कि आपको लाइफ में कुछ करना है, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। सेकेंडली, आपका फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे हैं। तो मैं सुबह को, मेरा सुबह शुरू होता था 5:30 अराउंड, तो उसके बाद मैं अपना सारा काम निपटा के फिर मैं अपना पढ़ाई थोड़ा करके फिर मैं कॉलेज जाती थी। फिर वहाँ पे क्लास करके मुझे पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था, कोर्स वर्क क्लासेस के लिए। वहां से आके मैं थोड़ा रेस्ट लेके फिर मैं पढ़ती थी, बीच में डिनर वगैरह वो मैं बनाती थी। तो ऐसे टाइम को आपको मैनेज करना है। जैसे कि मैं कॉलेज जाते टाइम जो जो कुछ भी टाइम मुझे मिलता था वो मैं वीडियोस देखती थी, स्टडी की वीडियोस देखती थी। तब वो चीज आके जब मैं घर पे फिर रिवाइज करती थी वो मेरे लिए इजी हो जाता था। और एक प्लस पॉइंट मेरे लिए था कि मैं कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, तो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के माध्यम से जो मेरा नॉलेज डेवलप होता था, उसके लिए मुझे सेकेंड टाइम रिवाइज करना नहीं पड़ता था, क्योंकि आपको खुद को क्लियर होना पड़ेगा किसी को पढ़ाने के लिए। तो वो चीज मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग रहा थ्रू आउट द जर्नी। विनीता, जो भी एग्जामिनेशन एस्पायर कर रहे हैं, एग्जामिनेशन लिखना एक कला है। आप बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन आप रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव चाहे वो सब्जेक्टिव। तो उसके लिए आप बताएं कि हाउ डिड यू प्रैक्टिस, हाउ मच डिड यू प्रैक्टिस, और कितना जरूरत है एग्जामिनेशन से पहले पेपर्स को प्रैक्टिस करने की। जो स्टैटिस्टिक्स का डिस्क्रिप्टिव का पेपर था, उसके लिए मैंने एपीएससी का मेंस का जो ऑप्शनल स्टैटिस्टिक्स पेपर आता है, मैंने पहले वो एनालाइज किया था। क्योंकि इस एग्जाम के लिए आपको स्पेसिफिकली सिलेबस नहीं दिया होता है, वहाँ पे जस्ट मेंशन होता है डिग्री लेवल तक। तो मैंने उस क्वेश्चन पेपर को लेके, और मेरा एक हैबिट है, मैं हमेशा लिख के प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा कोई भी चीज हो, मैं जब तक नहीं लिखती हूँ, खुद का नोट्स नहीं बनाती हूँ, तब तक मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। तो वो चीज आपको, जब वो हैबिट रहेगा तो आप में पेशेंस डेवलप होगा बहुत ज्यादा, और आपको एक क्लैरिटी होगी। तो आप जब एग्जाम में लिखोगे, आप स्टेप्स भूलोगे नहीं कि इसके बाद क्या आता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैथमेटिकल डिराइवेशंस होते हैं जिसको बिना प्रैक्टिस किए आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, और एक स्टेप अगर आप बीच में भूल गए तो कनेक्ट नहीं कर पाओगे आप चीजों को। तो लिखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और हर रोज हर वीकेंड पे संडे को मैं बैठती थी और सारा क्वेश्चन पेपर लेके, और मैं टाइम सेट कर लेती थी। टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे आपको 3 आवर्स टाइम दिया जाएगा और पेपर बहुत लेंदी होता है। तो आपको बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा कि आपको कितना कम टाइम में आपको कितना ज्यादा, मतलब टू द पॉइंट आंसर्स को प्रेजेंट करना है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। विनीता, स्टडी आईक्यू किस तरीके से पूरे जर्नी में साथ रहा है? स्टडी आईक्यू एक्चुअली मैं 2 ईयर से फॉलो कर रही हूँ। तब तब ये एग्जाम स्पेसिफिक मैं फॉलो नहीं करती थी। मैं आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे एक पहले पहले तो थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग लगता था। तो जब मैं वीडियोस के थ्रू पढ़ती थी और तो वो सुनने में भी अच्छा लगता था, और आपका कुछ अलग काम भी कर रहे हो तो आपको वो काम भी हो जाएगा और आप सुन भी रहे हो, समझ भी रहे हो।
तो स्टडी आईक्यू जब भी मैंने सब्सक्राइब करके रखा था, जब भी नोटिफिकेशन आता है, एक हैबिट सा बन गया था कि नया एक न्यूज़ आया तो उसका एनालिसिस मुझे सुनना ही है। तो स्टडी आईक्यू ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरा जीएस और ऐसे राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। बिनीता, वी आर वेरी ग्लैड दैट वी बीन पार्ट ऑफ योर सक्सेस स्टोरी। आपने स्टडी आईक्यू का कोर्स खरीदा था। जी। बहुत सारे फ्री कंटेंट अवेलेबल एंड देन व्हाई डिड यू डिसाइड टू पे फॉर स्टडी आईक्यू? एक्चुअली पेड कोर्सेज में आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं जो कि आप कभी भी स्क्रॉल करके आप देख सकते हो। नोट्स पीडीएफ्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो आपको पढ़ने के लिए इजी होता है। सो बिनीता, काफी सारी चीजें आज हमने बात की आपसे। ऐसी तीन खास बात जो आपको अपने बारे में लगती है दैट हैज हेल्प्ड यू टू गेट रैंक 9 इन दिस एग्जामिनेशन। फर्स्ट तो है आपका कंसिस्टेंसी, देन परसिवेरेंस, देन स्टेइंग मोटिवेटेड ऑल द टाइम। क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है। क्योंकि कंपटीशन आजकल बहुत बढ़ गया है, तो आपको उन लोगों के बीच में अपना एक सीट लेना है। तो फेलियर्स तो होंगे ही, मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे लाइफ में। तो आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है और कंसिस्टेंसी हमेशा रखना है। आज पढ़ा, कल छोड़ दिया, कल कुछ और काम किया, लेकिन ऐसे पढ़ाई का कंसिस्टेंसी नहीं रखने से ना, जो पढ़ोगे, जो कनेक्टिविटी है पढ़ाई के साथ, वो टूट जाता है। और परसिवेरेंस तो हमेशा से ही चाहिए, क्योंकि विदाउट परसिवेरेंस आपको कुछ हासिल नहीं होगा। सिर्फ एग्जाम्स ही नहीं, लाइफ में अगर कुछ बड़ा कुछ करना भी है तब भी आपको परसिवेरेंस चाहिए ही चाहिए। बिनीता, सभी के लिए कुछ फाइनल टिप सजेशन? फेलियर से आप हारो मत, हमेशा कोशिश करते रहो। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, बहुत ज़्यादा फेलियर्स मैंने देखा है लाइफ में। मैं अभी भी एग्जाम्स दूंगी, मेरा अभी भी सब कुछ एंड नहीं है ये एग्जाम। तो आप लोग हमेशा कोशिश करते रहो, हार मत मानना जिंदगी से कभी भी। थैंक्स अ लॉट बिनीता, और पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आई एम श्योर योर एक्सपीरियंस टू दिस एग्जामिनेशन विल हेल्प लॉट ऑफ पीपल। We wish you good health, good luck. Thank you. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।